हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी मैराथन क्लास। तो चलिए बायोलॉजी का मैराथन क्लास में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक सिग्नलिंग की मूल श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी है। और पहला ही प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पैराक्राइन सिग्नलिंग, बी है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सी है एंडोक्राइन सिग्नलिंग या डी है उपरोक्त सभी। तो पहली बात, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैराक्राइन सिग्नलिंग भी हो जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग भी हो जाएगा और एंडोक्राइन सिग्नलिंग भी हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर बात आई है मूल श्रेणियों की, तो ध्यान रखिएगा इसकी मूल श्रेणी कितनी होती है, चार। चार श्रेणी होती है, जो कि देखिए तीन तो यहाँ पर दिया हुआ है। चौथा श्रेणी में एक ध्यान रख लीजिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि गैप गैप जंक्शनों पर, ये सब ऐसा बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि एग्जाम में बहुत लोगों का दिमाग चकरा जाएगा अगर पूछ लेगा तो, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। सीधा सिंगलिंग, ये हो गया आपका चौथा। अब बारी बारी से सारे के बारे में हम जानेंगे भी कि कौन क्या है। ऑप्शन नंबर अगर हम एक की बात करें, जो क्या है पैराक्राइन, पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, मैराथन तो है ही पर डिटेल के साथ जानेंगे। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यह सिग्नलिंग, यह क्या करती है, स्थानीय संचार के लिए, स्थानीय संचार के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। चूंकि यह जो है उत्तक विकास में, किसमें, टिश्यू की बात हो रही है, उत्तक विकास और मरम्मत में क्या करता है, भूमिका निभाता है। मरम्मत में ये भूमिका निभाता है कौन, पैराक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा नंबर की बात करें, ऑप्शन बी है जो हमारा क्या, ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नलिंग। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह क्या करती है, यह सिग्नलिंग कोशिका के विभाजन, कोशिका के विभाजन नहीं विकास लिखिएगा, कोशिका के विकास और विभेदन, विभेदन को क्या करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है। हो सकता है आपसे इसी तरह सेंटेंस में दे दे और पूछ दे इनमें से कौन सा सिग्नलिंग का कार्य है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं देखिए ऑप्शन नंबर सी पर, जो कि है क्या, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये जो है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में संचार के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, संचार के लिए। ठीक, कहने का मतलब हो गया कि विकास, शरीर का विकास हो गया, या फिर प्रजनन जैसे कार्यों के लिए, प्रजनन जैसे कार्यों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, कार्यों को नियंत्रित करता है कौन, तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो देखिए ये सारे ऑप्शन को हम लोगों ने बारी बारी से कवर कर लिया। इसी तरह के आज के दूसरे नंबर प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संदेशवाहक अणु एराडिकिनाड एरा एराकिडोनिक एसिड से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसका देख लेते हैं बारी बारी से। पहले एस्टोराइड है, ऑप्शन नंबर ए है एस्टोराइड। अगर बात करें तो इसमें आप क्या जानकारी रख सकते हैं कि एस्ट्रॉइड की जब बात आई है
तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात हो गई। जैसे कि हार्मोन में अगर ध्यान रखिए, और इसमें इसी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं कि, और जैसे हो गया क्या, टेस्टे टेस्टे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। ये सब के रूप में ये क्या करता है? कार्य करता है, रूप में कार्य करता है। जो भी बिंदु आपको लिखाई जा रही है, बताई जा रही है, प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रश्न बिल्कुल चुन चुन के लाया गया है। ठीक है, तो ये हुआ स्टेरॉइड, जिसका ये एसिड से तो प्राप्त नहीं होता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये है कॉर्टिकोइड्स। तो कॉर्टिकोइड्स की अगर हम बात करें, तो बी नंबर के सामने आप लिख लेंगे, क्या लिखिएगा कि ये जो है, ये सूजन हो गया, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो गया, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो गया। इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। ठीक, और हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इकोसैनोइड्स, जो कि एराकिडोनिक एसिड से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इकोसैनोइड्स में कह सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर थ्रोम्बोवेक्सिन, या फिर क्या कह सकते हैं, ल्यूकोट्रिएंस, ये सब क्या है? इसमें शामिल है। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, बार बार आपके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, थ्रोम्बोरेशन क्या है, ल्यूसेंस क्या है। तो आपको बता दें कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे कि सूजन हो गया, दर्द हो गया, बुखार हो गया, ये सब की रक्त का थक्का जमना हो गया, रक्त का थक्का, ये सब जैसी प्रक्रिया में क्या होता है? शामिल होता है, प्रक्रिया में शामिल होता है। ये हो गया इससे संबंधित बात। वहीं अगर बात करें, क्या था? थ्रोम्बोवेक्सिन। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ध्यान दीजिएगा कि ये रक्त के थक्का जमने को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये बात हो गई। अब बच गया कौन सा? इसमें एक था ल्यूटिनियस। ठीक, तो इसकी बात करें, यहाँ पर भी लिख देते हैं, आप ही के लिए सब लाया गया है, ल्यूकोट्रिएंस, इस तरह से लिखिएगा। इसका अगर कार्य की बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि ये एलर्जी और अस्थमा, अस्थमा जैसी प्रतिक्रियाओं में क्या करता है? भूमिका निभाता है। प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाता है। तो बारी बारी से सबके बारे में जान गए कि कौन क्या करता है, और पूछा भी जाता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे आज के मैराथन के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, तो क्या है? रक्त सीरम में एल्बुमिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। इसका निर्माण खाली स्थान किसके द्वारा किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका हृदय, बी है फेफड़ा, सी है यकृत, या डी है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि और आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, तो यकृत की जब बात आई है, तो ध्यान होना चाहिए आपको कि क्या कहता है, इस तरह से लिखिएगा कि एल्बुमिन
एल्बुमिन का एल्बुमिन का जो निर्माण होता है विशेष रूप से वो यकृत कोशिकाओं, किसके द्वारा? तो यकृत कोशिकाओं। और यकृत कोशिकाएं की जगह आपको हो सकता है लिखा हुआ मिले हेपेटोसाइट्स। क्या मिले? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए था हमारा हृदय। ठीक है, तो हृदय क्या है? ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, बल्कि रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में क्या करता है? पूरे शरीर में अगर बात करें तो प्रसारित करता है। ये बात पता ही होगा आपको, हृदय का ये काम है। वहीं ऑप्शन नंबर बी में था हमारा क्या? फेफड़ा। तो अगर हम यहाँ पे फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है कौन? फेफड़ा। और ये भी क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। तो हमारा यहाँ कुछ और प्रश्न था जिसका आंसर क्या हो गया? यकृत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन डी है अंतःस्रावी ग्रंथियां की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहीं पे चलिए आपको लिख देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो लोग भी ध्यान से इस सेशन को देखिएगा उनको जरूर समझ में आएगा, और पूरा वीडियो जो पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट हैं उनको यकीन होगा कि कैसा प्रश्न का लेवल है। तो अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों का तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? तो हार्मोन का उत्पादन करती है, और प्रोटीन का संश्लेषण ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जो प्रोटीन का संश्लेषण भी करेगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जीवाणु एसिर्निया पेस्टिस खाली स्थान का कारण बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, यानी ये जो है इस नामक रोगाणु के कारण कौन सा रोग होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए ब्यूबोनिक प्लेग की तो यही बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्या है? प्लेग का ही आम रूप है, प्लेग का सबसे आम रूप है। ठीक है, वहीं बात करें प्लेग की जब बात आई है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि मनुष्यों में प्लेग होने का मनुष्यों में प्लेग होने का सबसे आम तरीका क्या है? तो पिस्सू का काटना। किसका काटना? पिस्सू यानी कि चूहा का काटना है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बात हो गई। ठीक है, अगर और पॉइंट की हम इसमें जानकारी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है क्या? रूबेला। ये क्या है? रूबेला। तो ये जो होता है रूबेला, चलिए जहाँ पे जगह है वहाँ पर आपको अच्छे से बता देते हैं। बी नंबर है क्या? रूबेला। तो रूबेला की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यानी विषाणु के कारण होता है, और इसको जर्मन खसरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन खसरा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर सी था हमारा रोजोला। सारे क्या है? बीमारी का ही नाम है। तो रोजोला की अगर हम बात करें तो ये भी वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें रोजोला की
तो ये ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर ये क्या करता है, छोटे बच्चे को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। कौन? तो रोजोला रोग। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर डी में खसरा। ठीक, तो खसरा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी खसरा किसके कारण होती है? वायरस के कारण ही होती है। ठीक, जो कि अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। ठीक, तो ये आपको बीमारी से संबंधित प्रश्न था, तो इसकी जानकारी हमें मिल गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के स्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है प्रोटीन, सी है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, या डी है हीमोग्लोबिन की एकाग्रता। तो अगर इसका आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, पहली बात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। बात आई है एरिथ्रोपोइटिन की, तो ध्यान रखिएगा कि यह एक क्या है? हार्मोन है। यह एक हार्मोन है। ठीक है, ऊपर से इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो ये बात हो गई जानकारी में। ठीक, तो इसको आप क्या करिएगा? ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, अगर बात करें और क्या जान सकते हैं, एरिथ्रोपोइटिन का आपसे कार्य पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से इसका कौन कौन सा कार्य होता है या कौन सा नहीं है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा होता है। ठीक, तो ये क्या करता है? इसका कार्य हो गया अस्थि मज्जा को उत्तेजित करना। क्या करना? उत्तेजित करता है। कौन? एरिथ्रोपोइटिन। ठीक, वही बात करें, अभी हम लोग जाने इससे क्या होगा कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक, और बात करें अगर नियंत्रण तंत्र की, किसकी? ये नियंत्रण तंत्र के रूप में भी काम करता है। नियंत्रण तंत्र के रूप में कैसे नियंत्रण तंत्र के रूप में काम करता है? जब ऑक्सीजन का, किसका? जब ऑक्सीजन का स्तर क्या होगा? सामान्य हो जाता है। सामान्य हो जाता है तो तो क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो इसका भी उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए इसको इसका नियंत्रण तंत्र कार्य करने का भी कहा जाता है। ठीक, आशा करते हैं आपके पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक, वही बात करें, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में था प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन से संबंधित अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। निर्माण के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं या फिर आवश्यक होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? वे एरिथ्रोप्रोटीन की अगर बात करें तो इसके स्राव को ये सीधे नियंत्रित नहीं करते हैं। सीधे नियंत्रित नहीं करते हैं। हमसे पूछा गया था कि सीधे नियंत्रित कौन करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे की बात करें। हाँ, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात कर लें
तो हीमोग्लोबिन की एकाग्रता, तो यानी क्या है, ये भी लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। चलिए आगे की चर्चा कर लें 6ठे नंबर प्रश्न पे। और ये मैराथन क्लासेस बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही साइंस बायोलॉजी का खास होने वाला है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दीजिए या फिर पीआरटी, प्रश्न आपको दिखेंगे। मानव शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक विटामिनों की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ए है 12, बी है 13, सी है 15 या डी है 22। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक, चूंकि विटामिन क्या है, पदार्थों का एक समूह है, पदार्थों का, यहाँ पर विटामिन को भी से सूचित कर देते हैं, पदार्थों का एक समूह है जो क्या करता है, सामान्य सामान्य कोशिका कार्य, वृद्धि और क्या कहता है, विकास के लिए आवश्यक होता है, विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये बात हो गई पहला पॉइंट। ठीक, 13 आवश्यक विटामिन है, यानी कि ठीक से काम करने के लिए शरीर को इन 13 विटामिन की जरूरत होती है। जैसे कौन कौन, विटामिन ए हो गया, जिसका विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, और ये सब का आपको हम कई बार रासायनिक नाम भी बता चुके हैं, और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी बता चुके हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। वहीं विटामिन बी1 की बात करें यानी थायमिन हो गया, विटामिन बी2 की अगर हम बात करें तो राइबोफ्लोविन हो गया, विटामिन बी3 की बात करें तो नियासिन हो गया, विटामिन बी क्या कहता है बी6 की अगर हम बात करें, ये सब सारे पायराडॉक्सिन हो गया, और विटामिन बी12 ये हो गया। फिर एक विटामिन बी5 ध्यान रखिएगा, और फिर विटामिन बी7, और एक बच गया विटामिन बी9। यही 13 जो होते हैं, इन विटामिनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यही 13 विटामिनों की क्या होती है, शरीर में हमारी आवश्यकता होती है। तो चलिए आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए यहाँ पर, क्योंकि कई बार आपको पढ़ाया गया, तो कमेंट करके आप लोग को इसका आंसर देना है। क्या आंसर देना है आपको, इसमें विटामिन बी2 का, विटामिन बी3 का, विटामिन बी6 का क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना है। तो जो लोग भी वीडियो देखते हैं प्लीज कमेंट भी किया कीजिए। सीधे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे, जो कि होने वाला है अभी 7वां नंबर ही प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं। देखिए सेंटेंस तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, ये हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या था, वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया, हमसे सही पूछा जा रहा है। तो 2 देखिए किस किस में है, इस तरह से ऑप्शन चेक करिए, बी में है और डी में है, तो जिसमें 2 आ गया वो तो ऑप्शन तो कट हो गया, अब बचेगा 2 ऑप्शन। तीसरा सेंटेंस है कि वायरस एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही संचारित होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि केवल जैविक वाहकों द्वारा ही संचारित होगा, यानी सिर्फ एक नंबर है जो इसका क्या है, सही दिया हुआ है। तो इसमें तो बस आपको सेंटेंस पढ़ना था और सही गलत का चुनाव कर लेना था। बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न पे। उससे पहले ये देखिए चैनल से संबंधित जानकारी है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें। सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो,
सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जहां आपको हर जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन दिया जाता है इसी तरह से डिटेल। जब आपको मैराथन में डिटेल्स दी जा रही है तो अदर क्लासेस में ऑलरेडी आपको दी ही जाती है। आप प्लेलिस्ट जाके देखिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर आपसे बनता है करना, तो प्लीज़ अभी ही लाइक शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर सकते हैं। इस सेशन से संबंधित जो भी आपका राय है बता सकते हैं। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी है सॉल्यूशन बाय पीजे से। बाकी बढ़ेंगे आज के मैराथन के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित पर विचार करें कि कौन सा पादप उत्पाद है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एक में है कपूर, 2 है चिकोरी और 3 है बेनीला। ठीक, तो ये अगर बात करें हम पादप उत्पाद की, चलिए पहले इसका आंसर कर लेते हैं। ठीक, तो कपूर भी हो जाएगा, चिकोरी भी हो जाएगा और बेनीला भी हो जाएगा पादप उत्पाद, यानी 1 2 3 ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक, अगर हम इससे संबंधित बात करें कि पादप उत्पाद क्या होता है, तो पादप उत्पाद में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा उत्पाद जो क्या हो, पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधे से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब एग्जाम्पल में जैसे कि क्या हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, ये सब पादप उत्पाद ही हो जाएंगे ना। तो ये बात हो गई इसका बेसिक। अगर हम ऑप्शन नंबर ए था क्या, कपूर, तो कपूर क्या है, कपूर के क्या कहता है, एक पहले सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, तो सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम इसमें और जानकारी की बात करें तो यह जो है कपूर के पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है। कपूर के पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है, लकड़ी से प्राप्त होता है, जो कि प्राकृतिक पादप उत्पाद हुआ। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या था, चिकोरी। चिकोरी, तो चिकोरी की अगर हम बात करें तो ये भी एक पौधा है जिसका जड़ का उपयोग, इसकी जड़ का उपयोग जो है क्या किया जाता है, कॉफ़ी के विकल्प के रूप में। जो आप लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, उसी के रूप में, तो कॉफ़ी के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पादप उत्पाद हो गया। और अगर इसका उपयोग की हम बात करें तो जो इसकी पत्तियां हैं, चिकोरी की पत्तियां की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी पत्तियां का उपयोग जो है सलाद के रूप में भी किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो सलाद के रूप में, सलाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा, वेनिला। एक वनीला आइसक्रीम भी होता है ना जी, यहाँ वेनिला पौधा की बात हो रही है। ठीक है, तो वेनिला से आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसके पौधे से क्या होता है, फल प्राप्त होता है। इसके पौधे के फल से क्या, फल इस तरह से लिखिएगा कि वेनिला के पौधे से क्या होता है, फल प्राप्त होता है, फल क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, और यह एक सुगंधित मसाला के रूप में भी कार्य करता है। यह सुगंधित मसाले के रूप में भी कार्य करता है, मसाला के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। यकीन मानिए जो आपको प्रश्नों का लेवल दिया जा रहा है ना, वो बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। आपको रटा रटाया क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए ही बने हो या फिर एकदम उसी के पैटर्न पे दिख रहा होगा। रटा रटाया बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी के लिए विनियमन केंद्र है। ठीक, तो इसमें से अगर आपका इसका आंसर पूछ रहा है तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक।
जो निगलना, उल्टी, सांस लेना, ये सब दिल की धड़कन इत्यादि इसके अंतर्गत हो जाता है। ठीक, ये सब बातें अगर बात करें इस तरह से भी आप लिख सकते हैं मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में कि यह मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है, जो क्या करता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। किसकी हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ये पॉइंट भी आप इस पे लिख लीजिएगा। ठीक, अगर बात करें बाकी, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या था, सैरिबेलम, सैरिबेलम। ठीक, ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से, हम बारी बारी से आपको सारे ऑप्शन करा के चलते हैं। मुख्य रूप से शरीर के संतुलन को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ये आंसर कैसे होता है, चूंकि वहां पूछा जा रहा था निगलना और उल्टी। वही बात करें, ऑप्शन नंबर बी था हमारा क्या, सेरेब्रम, तो अगर इसकी बात हम करेंगे तो यह क्या करता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। पहली बात ये जानिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो सेरेब्रम हो गया। और अगर बात करें तो ये क्या करता है, जैसे याददाश्त हो गया या फिर सोच हो गया, स्वैच्छिक भावना हो गया, क्रिया हो गया, ये सब को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक, यानी कि फीलिंग्स की बात हो रही। उसी तरह से अब लास्ट ऑप्शन हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर डी, पोन्स। तो पोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, यह जो है मेडुला ओब्लांगेटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और मध्य मस्तिष्क, कौन मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। कौन, पोन्स, बीच स्थित होता है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, जो कि जागने और सोने के चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है और सबके बारे में आपको बारी बारी से हम बता भी दिए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको नोट डाउन करके अपना नोट्स किस तरह से तैयार करते हैं। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे जन्म से मौजूद होती है। देखिए, तो इसका जो ऑप्शन है, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा। तो जब बात आती है जन्म से, तो ध्यान रखिएगा जन्मजात प्रतिरक्षा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं, चलिए जन्मजात प्रतिरक्षा में अगर बात करें तो इसमें त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, चूंकि बायोलॉजी का सेशन है तो बायोलॉजी का टर्म तो यूज होगा ही, श्लेष्मा झिल्ली या फिर कुछ प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं शामिल होती है। क्या होती है, इसमें शामिल होती है। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, अगर सक्रिय प्रतिरक्षा की हम बात करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो यह प्रतिरक्षा जो है, सक्रिय प्रतिरक्षा लंबे समय तक बनी रहती है। कितने समय तक, तो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक, चूंकि यह प्रतिरक्षा है ना, समझ लीजिए, उसको लिखना नहीं, तब विकसित होता है जब हमारा शरीर किसी रोगजनक के संपर्क में आ जाता है। तो समझिए उसके खिलाफ ये क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, वहीं ऑप्शन सी था हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर हम बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा का,
तो यह क्या होता है, अस्थाई होता है, जस्ट अपोजिट सक्रिय का अस्थाई होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो है बनाने की क्षमता नहीं होती है, बनाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, तो ये बात हो गई। ऑप्शन डी था हमारा अर्जित प्रतिरक्षा। तो अगर अर्जित प्रतिरक्षा की हम बात करें तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी में क्या था ऑप्शन, अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो यह जो है जन्म के बाद विकसित होती है, जन्म के बाद विकसित होती है। और यह जो होती है ना अर्जित प्रतिरक्षा, अगर इसकी बात करें तो यह सक्रिय भी हो सकती है या फिर निष्क्रिय हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक, हमसे यहाँ पूछा गया था कि जन्म से कौन सी प्रतिरक्षा, तो जन्मजात प्रतिरक्षा। अब समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर क्यों हुआ। चलिए 11 नंबर पे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ये तो आपको हम कई बार ट्रिकली भी याद करा चुके। बैक्टीरिया कहने का सेंस हो गया कि जीवाणु के कारण। और आपको क्या ट्रिक बताए हैं, हम ट्रिक बताए हैं कि पंडित का टाई न्यू है, पंडित का टाई न्यू है। अब इस ट्रिक से आप लोग दिमाग लगाइए कि किसका क्या मतलब होता है। हम इसका आपको आंसर लगा देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है जीका बुखार, सी है पोलियो, डी है रूबोलिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, जो कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये भी आपको ध्यान रखना। तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, डिप्थीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया रोग। ठीक, जीवाणु के कारण। ये किसको किसको प्रभावित करता है, अगर बात करें कि डिप्थीरिया रोग किसको किसको प्रभावित करेगा, तो डिप्थीरिया रोग जो प्रभावित करता है शरीर का नाक और गला को, नाक और गले को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी पर। बी में क्या है, जीका बुखार। तो जीका बुखार पे चर्चा अगर हम करते हैं तो इसमें क्या है, ये वायरस के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। किस वायरस के कारण, तो जीका वायरस के कारण, जीका वायरस के कारण होता है जीका बुखार। ये बात हो गई। ठीक, यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं, चूंकि वहाँ पे तो स्पेस है नहीं, आप समझ जाइएगा सुन के कि जीका बुखार जो जीका वायरस के कारण होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जीका बुखार जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो संक्रमित एडिज मच्छरों के काटने से फैलता है। किस मच्छर के काटने से, तो एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, एक बार आप लोग इस ट्रिक का आंसर बताइएगा कि इससे संबंधित क्या होगा। ठीक, चूंकि हमको आपको कई बार बता चुके। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो सी में क्या था, पोलियो। ठीक, तो पोलियो की अगर बात करें तो ये भी क्या है, वायरस के कारण होता है। सबसे पहला पॉइंट, किस वायरस के कारण, तो पोलियो वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण होता है पोलियो रोग। ये बात हो गई। अगर हम बात करें ये किस पे प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात हो गई। अब आइए लास्ट ऑप्शन हमारा था डी में क्या, रूबेला। बताइए, रूबेला रोग तो आज आपको हम पहले ही कुछ प्रश्न में आया था, रूबेला ऑप्शन में उसी टाइम बता दिए थे कि इसको क्या कहा जाता है। दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। इसको कहा जाता है जर्मन खसरा, जर्मन खसरा भी कहा जाता है।
भी कहते हैं। ये आपको हम पहले ही रूबेला के बारे में बता चुके हैं। वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? कौन सा वायरस? तो रूबेला वायरस, रूबेला वायरस। ठीक। और अगर बात करें तो यह आमतौर पर हल्के लक्षणों का कारण बनता है। ठीक। तो इसका जो आंसर यहाँ क्या हो गया? डिप्थीरिया देख ही चुके। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है 12वां नंबर प्रश्न। और बार बार बोल रहे हैं, जो भी इस मैराथन को मिस करेंगे उनको लॉस होगा, यकीन मानिए। एक बार आप पढ़ के देखिए, भरोसा करके देखिए। निम्नलिखित में से कौन भिटकर द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन हिस्सा है। तो उसमें जो है 5 किंगडम वर्गीकरण की जो बात करें भिटकर द्वारा, तो ध्यान रखना है आपको उसमें क्या क्या है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है, और क्या है? फंगी है, फंगी है। फंगी कहने का सेंस हो गया, यहाँ पे कवक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है। प्लांटी है। 3 4 हो गया। लास्ट कौन है? एनीमेलिया। ठीक। अब यहाँ हिस्सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए, एनीमिलिया तो हो जाएगा, प्रोटिस्टा भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा। कौन नहीं होगा? तो प्रोटोजोआ नहीं होगा। अब बारी बारी से इसको भी समझ लेते हैं। जब बात आई है किसकी? मोनेरा की। ठीक। तो मोनेरा की बात आई है, तो इसमें ध्यान रखिएगा मोनेरा में कि इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और क्या कहता है? आर्किया। क्या कहते हैं? आर्किया जैसे प्रोकैरियोटिक। ये भी आपको हम कई बार डिटेल में करा चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है, शामिल है। आगे की ओर बात करें, क्या था? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा से क्या जान सकते हैं? तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव हो जाएंगे शामिल, शामिल हैं। एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे में क्या? जैसे में अमीबा हो गया, जो कि बार बार पूछ लिया जाता है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, और शैवाल। ये एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगला क्या हो जाएगा? कवक। तो कवक की अगर हम बात करें तो ये क्या है? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। देखिए, प्रश्न जो जो पूछा जा रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जो आपको ये डिटेलिंग करवाया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपका प्रश्न समझ में आएगा, क्योंकि 20 से ही प्रश्न आपको पूछेगा डिटेलिंग वाला से। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं इसमें। किसमें? तो कवक में। ठीक। एग्जाम्पल में क्या ध्यान रख सकते हैं? मशरूम खाते हैं ना आप लोग, मशरूम की सब्जी, तो मशरूम ध्यान रख लीजिएगा, ईस्ट ध्यान रख लीजिएगा, और एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। और ये ध्यान रख लेना है कि कौन सा जीव शामिल होगा। अब लास्ट कौन? अभी लास्ट नहीं जी, प्लांटी बचा हुआ है। तो अगर प्लांटी की बात करें तो ये भी होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ये क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक जीव शामिल इसमें भी हो जाएगा, यूकैरियोटिक जीव इसमें भी शामिल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हो जाएगा पौधा। एग्जाम्पल में पौधा, प्लांट मतलब क्या? पौधा। तो प्लांटी में क्या आएगा? पौधा आएगा। अब लास्ट जिसकी बात करेंगे वो कौन हो गया? एनीमेलिया, एनीमेलिया। ठीक। तो एनीमेलिया की जब बात आती है तो इसमें बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होंगे। यूकैरियोटिक जीव क्या होंगे? इसमें शामिल हैं। ठीक। जैसे कि
कौन हो जाएंगे, एनिमिलिया यानी एनिमल का सेंस दे रहा है तो इसमें जानवर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या जाने हम लोग, प्रोटोजोआ। और अगर इसमें कुछ छूट गया है तो देख लीजिए कि भिटकर ने ये हिस्सा कब किया था प्रस्ताव, ये वर्गीकरण वाला। तो इस भी ध्यान रख सकते हैं 1969 में किसने किया था, तो भिटकर ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार राइबोन्यूक्लियस एसिड यानी कि आरएनए में मौजूद नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है साइटोसिन, बी है एडेनिन, सी है थायमिन या डी है ग्वानिन। तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थायमिन। तो ये बात हो गई। ठीक, चूंकि थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, और अगर हम बात करें और क्या जानकारी इसमें आप जान सकते हैं, आरएनए में जब बात आई है, यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देते हैं, ये तो आंसर की बात हो गई। राइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर जब बात करें तो इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार, यही पूछा जा रहा था ना कि इसमें कौन नहीं है। तो नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, और कौन सा, साइटोसिन, और कौन हो जाएगा, यूरेसिल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 तो मौजूद थे ही, सिर्फ थायमिन की जगह क्या होना चाहिए था, यूरेसिल। ठीक, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आरएनए में मौजूद। अगर बात करें डीएनए में तो यानी कि इसको क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ठीक, अगर हम इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार की। ठीक, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या 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 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और क्या हो जाएगा, थायमिन। ठीक, तो ये चारों हो जाएंगे। तो इसका भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, तो यही अंतर था। क्या अंतर था कि क्या कहता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, और वही हमसे पूछा भी जा रहा था। 14 नंबर की बात कर लेते हैं, क्या है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह को क्रिप्टोगेम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम। और देखिए 3-3 का ग्रुप बना हुआ है ऑप्शन में, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को ही क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम कहते हैं। ये बात हो गई पहला पॉइंट। ठीक, अगर बात करें क्रिप्टोगेम में तो ध्यान रख सकते हैं कि इसमें इस वर्ग के पौधों में जो भी बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे आपको शामिल कर दिए गए हैं। पौधों में फूल और बीज नहीं होते हैं, बायोलॉजी जूलॉजी सब मिला के, बोटनी सब मिला के दे दिया गया है, बीज नहीं होते हैं। ये आपका हो गया पहला पॉइंट जानकारी के लिए। थैलोफाइटा की अगर हम बात कर रहे हैं, थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो पता होना चाहिए आपको क्या, कि यह जो है थैलोफाइटा वनस्पति
जगत का, चूंकि आपको ये सब बोटनी में ही पढ़ने का है। तो वनस्पति जगत का क्या है, सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है, सबसे पहली बात। ठीक, ये जानकारी हो गई। अगर बात करें थैलोफाइटा में, ध्यान रखिएगा कि शैवाल हो गया, कवक हो गया या फिर जीवाणु हो गया, ये क्या होता है, इसी समूह में आता है, इसी का समूह में आता है। किसके समूह में आता है, तो थैलोफाइटा के समूह में आता है। ऑप्शन और क्या था थैलोफाइटा के साथ, जिसके बारे में जानना है हमें, ब्रायोफाइटा। ठीक, तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह पौधों का सबसे स्थलीय समूह है। कैसा समूह है, तो स्थलीय समूह है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर बात करें, इससे एक पॉइंट आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग किसे कहा जाता है, तो वो ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब लास्ट कौन बच गया इस ग्रुप में, टेरिडोफाइटा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। टेरिडोफाइटा नोट डाउन जरूर करिएगा, आप ही के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप वीडियो तो देखेंगे फिर नोट डाउन नहीं करिएगा तो आपको रिवीजन कैसे होगा। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसके पौधे जो है नमी युक्त छायादार स्थान या फिर जंगलों और पहाड़ों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। पहाड़ों में क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा वाला। ठीक, अगर बात करें कि इनका पौधा का जो शरीर होता है, जड़, तना, शाखा, जो भी पत्ती, सब क्या होता है, विभेदित होता है। पत्तियों में क्या होता है, विभेदित होता है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें नोट डाउन कर लेंगे। तीनों को हम लोग बारी बारी से समझ गए कि क्या क्या होता है, यानी आपको एकदम बेसिक रूप से एनसीईआरटी कराया जा रहा है। चलिए 15 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जक अंग है। अब यहाँ तिलचट्टा का पूछा जा रहा है, तो तिलचट्टा का ध्यान रखिएगा कि पहले ये आर्थ्रोपोडा, ये भी पूछ जाता है कि किस संघ के अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। ठीक, अगर इसके आंसर की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, मालपिघियन नलिकाएं इसका क्या है, उत्सर्जन अंग है। ठीक, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कॉकरोच यानी कि तेलचट्टा की बात हो रही है, जिससे कई लोग बहुत डरते भी हैं, हालांकि हम नहीं डरते हैं जी। अगर बात करें तो आप इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं, इसमें और क्या ध्यान रखिएगा, बस इसका उत्सर्जक अंग ही ध्यान रख लीजिएगा, नेफ्रीडिया। ऑप्शन बी में क्या था, नेफ्रीडिया। तो इसकी अगर हम बात करें तो केचुआ में ये क्या हो जाएगा, केचुआ का उत्सर्जक अंग हो जाएगा। और ये किस संघ के अंतर्गत आ जाएगा, तो अगर इसकी बात करें केचुआ की, तो ये आ जाता है एनालिडा संघ के अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मिलान के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। अब चर्चा करते हैं ऑप्शन सी पे, कॉक्सल ग्रंथियां। तो ये क्या है, कॉक्सल ग्रंथियां की अगर बात करें तो ये मकड़ी, बताइए हम लोग किसका किसका अध्ययन कर रहे हैं, मकड़ी, कछुआ, तिलचट्टा, तो ये सब क्या होगा, मकड़ी और बिच्छू जैसे में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब लास्ट का क्या बच गया, लास्ट का आपका बच गया अब हरित ग्रंथियां। इसको कुछ और कलर से लिख देते हैं। तो हरित ग्रंथियां की अगर बात करें तो ये झींगा मछली जानते हैं ना, झींगा और क्रेफिश में
क्रेफिश में पाया जाता है, क्रेफिश में पाया जाता है। ठीक, क्रेफिश में पाई जाती है। क्रेफिश का रंग कैसा होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो ये नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे आज के मैराथन के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। पौधों के निम्नलिखित में से किस विभाग में सुवेधित शरीर नहीं होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, बी है थैलोफाइटा, सी है जिम्नोस्पर्म और डी है टेरिडोफाइटा। तो अगर हम ये तीनों फाइटा अभी आपको डिटेल में बता चुके हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। अगर इसके आंसर की बात करें तो हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर हम और इसमें जानकारी क्या, ये चूंकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं ब्रायोफाइटा के बारे में भी, थैलोफाइटा के बारे में भी, टेरिडोफाइटा। अगर जिसको छूट गया है तो क्या जिम्नोस्पर्म यहाँ पे न्यू है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये नग्न बीज वाले होते हैं, नग्न बीज वाले पौधे होते हैं, पौधे होते हैं। कौन, तो जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। तो ठीक है, यही यहाँ पर न्यू था जिसको अभी तक हम नहीं पढ़े थे। अगर जिम्नोस्पर्म की बात आई है, जिम्नोस्पर्म, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि शंकुधारी पेड़, शंकुधारी पेड़ जिसमें क्या होता है, इसमें जड़, शंकुधारी पेड़ की बात करें तो इसमें जड़, तना, पत्ती, पत्ती हस्बैंड वाला पत्ती नहीं जी, पत्ती की बात हो रहा है, पेड़ पौधे वाला पत्ती क्या होता है, अच्छी तरह से विकसित होता है, अच्छी तरह से विकसित होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। 17 नंबर पे आ जाते हैं। फेफड़े भीतर घिरे होते हैं, किससे घिरे होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पेरिकॉन्ड्रियम, बी है पेरिओस्टेम, सी है फुफ्फुस झिल्ली या डी है पेरिकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस झिल्ली। क्या हो जाएगा, फुफ्फुस झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब ऑप्शन ए था पेरिकॉन्ड्रियम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यह फेफड़ा से संबंधित नहीं है, फेफड़ा से संबंधित क्या है, नहीं है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन ए पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि यह जो है उपास्थि, यह उपास्थि के चारों ओर पाया जाने वाला संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट पेरिकॉन्ड्रियम का। तो इससे फेफड़ा तो भीतर घिरा हुआ होगा नहीं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जो कि क्या है, पेरिओस्टम, पेरिओस्टेम सारा एनसीईआरटी बुक का वर्ड है जी, इसीलिए आपको बेसिक से कराया जा रहा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पेरिओस्टम की बात करें तो यह हड्डी के चारों ओर यानी कि अस्थि के चारों ओर, अस्थि के चारों ओर क्या है, पाई जाने वाली झिल्ली है, पाई जाने वाली झिल्ली है, झिल्ली है। तो ये भी फेफड़ों से संबंधित नहीं हो जाएगा, पेरिओस्टम की बात हो गई है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बताया, पेरिकार्डियम। ठीक, तो पेरिकार्डियम को क्यों छोड़ेंगे, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। क्या लिखना है आपको, डी नंबर की बात करें, पेरिकार्डियम। ठीक, तो पेरिकार्डियम के बारे में जानिए
कि यह हृदय के चारों ओर, यह हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? तो दोहरी झिल्ली है। यह फेफड़ों से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं 18वें नंबर प्रश्न पे। और आपसे कहना चाहेंगे कि आपको खुद हमारी मेहनत दिख रही होगी। आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। हो सकता है मेरे पास आपको इतनी सुविधा नहीं है, फिर भी जितनी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं की जा रही है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो जीके जीएस के लिए आप सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे ही सारे एग्जाम लेवल पे प्रश्न कराए जा रहे हैं। यकीन ना हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके क्लास करके देखिए तो सही, एक बार भरोसा करके देखिए, आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, अभी ही कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। लाइक करेंगे तो शेयर भी साथ में कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो बताइए, एक कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। एक मेहनत, इतनी सारी मेहनत के बदले आपसे एक कमेंट, लाइक, शेयर ही तो करने के लिए बोला जा रहा है। सारी चीज़ें आपको पेड बैच जैसी दी जा रही, ये ना कि फ्री में दे रहा है तो ऊपर ऊपर दिया जाएगा। जो भी है बहुत ही मेहनत से आपको कराया जा रहा है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आशा करते हैं करेंगे भी। इसी तरह मैराथन के अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है 18वां नंबर प्रश्न। और प्रश्नों का लेवल ऐसा कि आपको जल्दी किसी चैनल पे दिखेगा नहीं, यकीन मानिए। निम्नलिखित में से किस अंग में बंडल ऑफ हिज शामिल है? ठीक, ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है मस्तिष्क, सी है किडनी या डी है हृदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हृदय है जो इसमें क्या होता है, स्थित होता है। ये बात हो ठीक। ये क्या करता है? हृदय की धड़कन के लिए बंडल ऑफ हिज में जो शामिल होता है, तो हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक विद्युत संकेतों को क्या करता है? प्रसारित करता है। ठीक, ये हो गया इसका पॉइंट। अगर वही हम अग्नाशय की बात करें तो ये आपको पता ही है कि ये एक पाचन और क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पाचन एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है। क्या करता है? तो पाचन एंजाइम, एक एक चीज आपके लिए लिख देते, बताइए और आपके लिए क्या किया जाए। कुछ मेहनत में कमी रहे तो आप ही लोग बताइए। हार्मोन उत्पादन किया जाता है। ठीक, वहीं ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही है कि ये तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। किसका? तो तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये बात हो गई। यहाँ हमसे बंडल ऑफ हिज पूछा गया था। ऑप्शन सी था हमारा क्या? किडनी। तो किडनी देखिए ये क्या करता है? रक्त को छानता है, फिल्टर करता है या फिर छानना इसका काम है, और अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। तो इसका तो हृदय के विद्युत चालन तंत्र से कोई संबंध है नहीं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा? हृदय। चलिए आगे की ओर चर्चा कर लिया जाए, जो कि होगा 19 नंबर। जो भी एकदम मन से देख लीजिएगा इस वीडियो को, आप खुद बताइएगा कि क्या आपके लिए लाभदायक है या फिर नहीं। पौधों में जैविक घड़ी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक,
तो नियंत्रित किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए है फाइटोक्रोम, बी है क्रिप्टोक्रोम, सी है दोनों, या डी है जिबेरेलिन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोक्रोम के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ठीक, वहीं फाइटोक्रोम की अगर बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि यह पौधों में कई तरह के किस तरह से लिख सकते हैं? प्रकाश मध्यस्थता वाले विकास प्रतिक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? तो फाइटोक्रोम। जैसे कि अगर हम बात कर ले, इसी में लिख देते हैं एग्जाम्पल में कि फूलना, अंकुरन, पौधों की बात हो रही है, अंकुरन, छाया से बचाव, ये सब फाइटोक्रोम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, क्रिप्टोक्रोम की अगर हम बात करें तो ये तो जान ही गए कि क्या करता है? जैविक घड़ी इसके द्वारा नियंत्रित होता ही है। प्लस यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, क्रिप्टोक्रोम की अगर बात हो रही है तो आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या करता है? इस तरह से लिखिएगा कि किस तरह से लिख सकते हैं इसको कि यह पौधों में नीले प्रकाश से होने वाली प्रतिक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये आप इसकी बस जानकारी हो गई, ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसका डिटेल तो आपको होना चाहिए ना। जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको यही पता नहीं है कि बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है या बायोलॉजी होता क्या है, तो बताइए आगे क्या समझ में आएगा। उसी तरह से प्रश्न का ऑप्शन और प्रश्न दोनों आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन कैसे काम करते हैं? ऑप्शन ए है ओव्यूलेशन को रोकता है, या फिर एस्ट्रोजन को रोकता है, या जाइगोट एंडोमेट्रियम के लगाव को रोकता है, या फिर सभी को। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गर्भ निरोधक गोली में ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को रोकता है। ये बात हो गई। चूँकि ये क्या करता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोजेस्टेरोन की बात जब आती है कि एक प्रकार का ये क्या है? सिंथेटिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो सिंथेटिक हार्मोन है। और ये क्या है? महिलाओं के शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोन भी है। एक महत्वपूर्ण क्या है? हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन की जो बात हो रही है, जो क्या करता है? ओव्यूलेशन हो गया। यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही हो गया कि ओव्यूलेशन को रोकता है। गर्भावस्था, या फिर क्या करता है? मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें एक पॉइंट हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं क्या करता है, अगर और इसकी हम बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मासिक धर्म के दर्द को कम करना, मुहासों में सुधार, ये सब क्या है? इसके गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन के कुछ लाभ है, जिसको लिखना नहीं है, बस आपको बता दे रहे हैं। अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा के बलगम को क्या करता है? गाढ़ा करता है। चूँकि हो सके आपको ऑप्शन में ये सब दिया रहे, पूछ दे कौन ये क्या कार्य नहीं करता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करता है।
ठीक, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम को पतला करता है। क्या करता है? पतला करता है। एंडोमेट्रियम को कहने का मतलब हुआ ये भी क्या है? गर्भाशय का परत ही है। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आज के मैराथन के अगले प्रश्न पे। यदि परिपक्व शुक्राणु का समीपस्थ सेंट्रियोल नष्ट हो जाता है तो निम्न में से कौन सा प्रभावित होगा? ऑप्शन नंबर ए है गतिशीलता, बी है निषेचन, सी है विदलन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं निषेचन की तो ध्यान होना चाहिए कि इसमें जो है क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? अंडाणु में प्रवेश करता है। ठीक, ये बात हो गई। और प्रवेश के बाद इस तरह से आप पूरे सेंटेंस में ही लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रवेश के बाद शुक्राणु का जो समीपस्थ थोड़ा बायोलॉजी टर्म है तो ध्यान दीजिएगा। शब्द सेंट्रिओल अंडाणु के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? अंडाणु के साथ मिलकर क्या करता है? जायगोट का सेंट्रोसोम बनाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जायगोट का सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। विदलन क्या था? अगर ऑप्शन सी की हम बात करें तो विदलन की अगर हम बात करते हैं तो ये निषेचन के बाद, किसके बाद? तो निषेचन के बाद जायगोट की जो बात आई है, जायगोट की, तो ये क्या करता है? जायगोट का तेजी से कोशिका विभाजन, तेजी से क्या है? कोशिका विभाजन है। 21 प्रश्नों में आपको देख लीजिए कितनी सारी जानकारी दी गई है, आप खुद बताइएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर ही दीजिएगा, अभी के अभी फिर भूल जाते हैं। और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ, इम्पॉर्टेंट विषय के साथ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।